नमस्कार साथियों आज मैं काफ़ी खुश हूँ और थोड़ा अच्छा भी लग रहा है और सभी लोगों को अच्छा लग रहा होगा। और साथियों, जैसा कि मैं शुरुआत से ही कह रहा था कि इस बार जस्टिस साहब आर या पार करने के चक्कर में हैं और जस्टिस साहब साथियों 110% आपका केस हल करके ही जाएंगे। जी हाँ साथियों, जस्टिस विक्रमनाथ जी साथियों, मैं शुरुआत से ही आपको कह रहा था कि भैया उनका 2027 में रिटायरमेंट है, उससे पहले वो आपका मामला है वो सुलझा के जाएंगे। साथियों, इस केस में पॉजिटिव व्यू मालूम क्या है कि खुद जस्टिस साहब वो आपका साथ दे रहे हैं। यहाँ साथियों, सबसे बड़ा पॉइंट ये कि जस्टिस साहब हैं वो आपका साथ देने में लगे हैं। और यहाँ पर साथियों मैं आपको बता दूं, उनको पता चल चुका है कि केंद्र सरकार और आईबी और तमाम बैंक वो झूठ बोल रही हैं। अब भैया कितना झूठ बोलोगे, एक ना एक दिन तो साथियों सच्चाई सामने आएगी। साथियों, आखिर 12 तारीख को क्या होगा मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ और किसके पक्ष में फैसला आएगा वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले साथियों, चैनल को या सब्सक्राइब जरूर कीजिए, मुझे काफ़ी खुशी है साथियों। देखिएगा साथियों, मैं आपके मैटर में ज़्यादा मुझे समय नहीं हुआ है, हद 20 या 25 दिन हुए होंगे, 20-25 क्या, 1 महीना 1.5 महीना मान लो। तभी से साथियों मैं आपके मैटर में आया हूँ। हो सकता है आप लोगों ने मुझे देखा भी होगा, मेरा बिल्कुल नया चेहरा है। आप सोच रहे हो भैया पहले से ही कुछ लोग मैदान में हैं, लेकिन ये बंदा कौन आ गया जो मैदान में आ गया और सरकार की इतनी वादा खिलाफी की बात कर रहा है कि सरकार कितना मूर्ख बना रही है। यहाँ पर साथियों मैंने खुला समर्थन दिया है सभी बैंक पेंशनरों को, और बैंक पेंशनर क्या जितने भी पेंशनर हैं सभी को मैं खुला समर्थन देता हूँ। सरकार बढ़िया काम करेगी तो निश्चित साथियों तारीफ की जाएगी, लेकिन अभी गलत कार्य हो रहा है जिसका साथियों आलोचना की जानी चाहिए। और मैं शुरुआत से ही कर रहा हूँ, मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 1-1.5 महीने से ही मैं आया हूँ आपके सपोर्ट पर। देखिएगा साथियों किस तरीके से मैंने सोशल मीडिया पे आपके मुद्दे उठाए और जिसका आपको फायदा भी पहुंच रहा है। साथियों सबसे बड़ी बात है कि यार चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जी हाँ साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। आपके जितने भी फेसबुक ग्रुप चल रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप चल रहे हैं, या जहाँ से भी आप भेज सकते हो इस वीडियो को ज़्यादा भेजिएगा। साथियों मैं आपको पूरा सार बताने जा रहा हूँ 22 तारीख को किस तरीके से आईबीए फंस गया, किस तरीके से केंद्र सरकार फंस गई, किस तरीके से तमाम जो बैंक हैं वो अपना अपना पक्ष कर रही थी वो फंस गई। साथियों जस्टिस साहब ने उनको ऐसा फंसाया, ऐसे ऐसे प्रश्न दागे जिसका साथियों उनके पास जवाब ही नहीं था, और बेचारे वकील को तो पसीना आने लगा। आईबीए की तरफ से जो ध्रुव मेहता थे वे बेचारे पानी पानी हो गए। यहाँ साथियों, और सबसे बड़ी बात है कि याचिकाकर्ता की तरफ से जो वकील थे सिंघवी साहब वो थोड़ा ढीले लगे। अगर यूँ कहूँ तो जस्टिस साहब के संदीप मेहता जी हैं, उन्होंने साथियों आपकी नैया पार लगा दी, आप ये मान के चलिएगा। तो यहाँ पर वकील साहब को थोड़ा और प्रैक्टिस करनी चाहिए और ज़्यादा नॉलेज करनी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि भैया सरकार की तरफ वो बोलने लगे। हाँ, इस पर भी ध्यान दीजिएगा साथियों, उनका कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि भाई इतना मैटर केस था। और आज के समय में आजकल समय में इतना भाई साहब वकील साहब ऐसे ऐसे एक्सपर्ट होते हैं कि झूठ को भी ऐसा बोलते हैं जैसे सच लगे। तो ये जो ध्रुव मेहता है वो अभी तक झूठ बोल रहे थे और सुप्रीम कोर्ट के जज साहब को सच लगने लगा, लेकिन साथियों संदीप मेहता जी को लगा ये साले सब झूठ बोल रहे हैं। उनको लगा, उन्होंने ऐसी ऐसी बातें कह दी जिससे आईबीए पानी पानी होगी। साथियों मैं आज पूरा आपको बात बताने जा रहा हूँ किस तरीके से सुनवाई में क्या क्या हुआ, कौन कौन सी दलीलें दी गई। यहाँ पर साथियों 3 बातों पर चर्चा हुई है। पहली बड़ी बात है रेगुलेशन 35 की सही व्याख्या क्या है, मतलब 35 एक्सप्लेन, इसका सही डेफिनेशन क्या है, एक्यूरेट डेफिनेशन क्या है रेगुलेशन 35 की। दूसरी बात है 2003 में जो संशोधन किया गया था उसका क्या कानूनी प्रभाव है, क्या उसका असर अन्य लोगों पर भी होगा या नहीं होगा, इस पर साथियों चर्चा की गई थी। और तीसरी बड़ी बात है जो पेंशन फंड है उसकी संरचना क्या है, वो कितना है और कितना देना पड़ेगा इनको पेंशनरों को, और कितना सरकार पे बचेगा। क्या पेंशनरों को इस कॉर्पस फंड के अलावा जो पैसा आ रहा है क्या उसके अलावा भी सरकार को देना पड़ेगा, क्योंकि आईबीए के वकीलों ने कहा है कि सर कॉर्पस फंड कम पड़ जाएगा, पैसा और कहाँ से आएगा। तो यहाँ पर जो सिंघवी साहब बोले हैं, अरे तो क्या होगा, बैंक पेंशनर है भाई, बैंक उनका ख्याल नहीं रखेंगी, अगर थोड़ा बहुत ज़रूरत पड़ेगी तो बैंक वाले देंगे भाई, पैसा तो उन पे है ना, ऐसा तो नहीं कि उनके वो कर्मचारी तो हैं ही। तो यहाँ पर साथियों 3 बड़ी बातें हुई हैं।
अब यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा पूरा क्या क्या स्टेप बाय स्टेप हुआ है, सारी की सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। इसलिए साथियों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और यार वीडियो को हाइप जरूर कीजिएगा। जी हाँ साथियों, इस वीडियो को हाइप कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्टार दीजिएगा ताकि लोगों तक पहुँचे। देखिएगा मैंने एक मैसेज देखा और ये एक मैसेज साथियों मेरे पास आया है और आपको बता दूं ये पेंशनर हैं, बैंक पेंशनर ही हैं। इन्होंने एक मैसेज किया, मैंने काफ़ी अच्छा लगा। वो कह रहे हैं साथियों आज सुबह उठा तो अपने पेंशन केस का मामला दिमाग में घूम रहा था, अचानक शायर साहब जाफरी का वो मशहूर शेर याद आ गया। कोर्ट रूम में जब माननीय जस्टिस विक्रमनाथ जी आईबीए के वकील द्वारा मूल मुद्दे से भटकाने वाली दलीलें देने पर तल्खी से सवाल कर रहे थे तो लगा जैसे वो सीधे सीधे कह रहा हो तो इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लौटा, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। तो यहाँ पर साथियों जस्टिस साहब ने कह दिया भाई आप यहाँ की बातें क्या कर रहे हो, आप मुद्दे पे आइए ना, यहाँ की फालतू की बातें आप लग जाते हो, हमारा टाइम और वेस्ट कर रहे हो। हैं हमने स्पेशली इस केस को सारे केसेस से बाईपास कर दिए, इसलिए हमने लास्ट में इस केस को लिया है, वरना 21वां नंबर था, लेकिन हमने और इससे बाद में जो केस थे वो पहले ले लिए। हमने इसलिए इसको रखा ताकि हम इसको सुनवाई कर सकें। लगभग 2 घंटे से ज़्यादा साथियों सुनवाई चली है, मैं आपको बता दूं। तो 2 घंटा किसी केस को देना बहुत बड़ी बात होती है। तो यहाँ पर साथियों वाकई आज कोर्ट के कटघरे में हमारे उन्हीं रहबरों यानी आईबी और नीति निर्माताओं की नीयत खड़ी है, जिन्हें हमारे बुढ़ापे का सहारा बनना था। दुख इस बात का है कि अपनों ने ही हमें छलाए, कभी फंड की कमी का बहाना तो कभी तकनीकी नियमों की आड़ लेकर हमारे हक के पैसे को रोका गया। हमारे कई बुजुर्ग साथी इस इंसाफ का इंतजार करते करते दुनिया से चले गए। इस लूटे हुए कारवा के जिम्मेदार कोई बाहरी लुटेरे नहीं बल्कि वही रहबर है, यानी आपके लोग ही हैं जो ये कर रहे हैं, जो हमारे हक पर कुंडली मारकर बैठे हैं। आज भी कोर्ट में बात घुमाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख देखकर राहत मिली। जस्टिस विक्रमनाथ जी ने साफ साफ कर दिया है कि आईबीए की गोलमोल बातें अब नहीं चलेंगी, कानून का राज चलेगा। पेंशन अपडेशन में लिखित समझौते को मानना पड़ेगा। उम्मीद है दशकों पुराना यह अन्याय अब खत्म होगा। तो यहाँ पर साथियों एक पेंशनर है, उन्होंने ये मैसेज लिखा, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। चलेगा साथियों, अब मैं आपको बता दूं, अब हम चलते हैं इस पे कि आखिर मुकदमे की पृष्ठभूमि क्या है, इस पर हम चलेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। देखिएगा साथियों आपको पता होगा कि एमसी सिंगला केस है, उन्होंने साथियों ये याचिका डाली थी, काफ़ी पुरानी है, सुप्रीम कोर्ट में तो 10 साल हो गए। और साथियों सबसे बड़ी बात है कि सिंगला जी हैं, उनकी डेथ हो चुकी है यहाँ साथियों। और सबसे बड़ी बात है एमसी सिंगला की जो वाइफ है, उन्होंने साथियों हमारे वीडियो पे कमेंट किया। यहाँ साथियों एमसी सिंगला की पत्नी ने हमारे वीडियो पे कमेंट किया, हमें काफ़ी अच्छा लगा और हमने उनके कमेंट को पिन भी किया। देखिएगा साथियों मैं आपको बता दूं, ये सीधे सीधे भैया केंद्र सरकार आईबीए के खिलाफ था मैटर। देखिएगा सबसे बड़ी बात है क्या क्या मुख्य मुद्दे रहे, मैं आपको बता दूं मुकदमे की क्या पृष्ठभूमि है। यह मामला सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के उन लाखों पेंशनरों से जुड़ा है जो बैंक कर्मचारी पेंशन विनिमय 1995 के अंतर्गत पेंशन प्राप्त करते हैं। ठीक है, याचिकाकर्ता का क्या कहना है इस मैटर में। कार्यरत कर्मचारियों का वेतन समय समय पर बाइपेटरी सेटलमेंट एंड ज्वाइंट नोट के माध्यम से बढ़ाया जाता रहा है, लेकिन पुराने पेंशनरों की बेसिक पेंशन कभी अपडेट नहीं की गई। तो ये जो मुद्दा है वो बेसिक पेंशन को है कि भैया हमारी आप अपडेट क्यों नहीं करते हो, आप डीए हमें दे देते हो लेकिन इसमें जोड़ना चाहिए, डीए आप जोड़ते नहीं हो। केवल इनको महंगाई राहत बढ़ाई जाती रही है, बस डीआर इनको बढ़ाई जाती है। ठीक है, इसका परिणाम यह हुआ कि कई दशक पहले रिटायर हुए कर्मचारी आज भी पुराने वेतनमान के आधार पर पेंशन पा रहे हैं, जबकि नए रिटायर होने वाले की पेंशन नए वेतनमान पर तय होती है। तो यहाँ पर ये दोनों अंतर हो गया। इससे पुराने और नए पेंशनरों के बीच एक बहुत बड़ा अंतर पैदा हो गया है। याचिकाकर्ता का कहना है यह पेंशन विनिमय की भावना और कानून दोनों के विपरीत है। ठीक है, उसके बाद है पेंशन का विकास यानी एवोल्यूशन ऑफ पेंशन स्कीम। देखिएगा 1995 से पहले बैंक कर्मचारियों के लिए मुख्य व्यवस्था, ठीक है, यानी क्या क्या था, सीपीएफ थी, सीपीएफ यानी कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड थी। 29 अक्टूबर 1993 को भारतीय बैंक संघ यानी आईबीए और कर्मचारी संगठनों के बीच समझौता हुआ। उसके बाद कर्मचारियों को पेंशन योजना चुनने का विकल्प दिया गया। जिसने पेंशन चुनी उसने अपने सीपीएफ में जमा नियोक्ता यानी एम्प्लॉयर के अंशदान को स्थायी रूप से छोड़ दिया, यानी वो छोड़ दिया।
यह राशि वैधानिक यानी पेंशन फंड में स्थानांतरित कर दी गई, ट्रांसफर कर दी गई। इसके बाद सरकार की मंजूरी से बैंक एम्प्लॉय पेंशन रेगुलेशन 1995 लागू किए गए। याचिकाकर्ता का कहना है कि उस समय आश्वासन दिया गया था कि बैंक पेंशन योजना आरबीआई और केंद्र सरकार की पेंशन योजना के समान होगी, यानी इन्होंने वादा किया था उस समय। लेकिन मुख्य विवाद क्या है यहाँ पर साथियों, अब हम इस पर चलेंगे। मुख्य विवाद क्या है इसका? पूरा विवाद केवल रेगुलेशन 35 की व्याख्या पर केंद्रित है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि रेगुलेशन 35 पेंशन अपडेट करना अनिवार्य बनाता है, ठीक है, और 2003 के संशोधन के बाद इसकी सीमा समाप्त हो गई। इसलिए हर वेतन संशोधन के बाद पेंशन भी अपडेट होनी चाहिए। अब यहाँ पर साथियों बैंकों का क्या आना है, भैया बैंक भी तो अपनी बात रखेंगे। यहाँ पर इन्होंने कह दी भैया अपनी बात, याचिकाकर्ताओं ने अपनी बात कह दी। अब बैंक क्या कह रहे हैं देखिएगा। बैंक जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं रेगुलेशन 35 केवल कुछ विशेष परिस्थितियों पर लागू होता है, ठीक है। वेरेवर एप्लीकेबल का अर्थ सभी पेंशनों पर लागू नहीं है, लागू होना नहीं है, यानी वेरेवर एप्लीकेबल का अर्थ सभी पेंशनों पर लागू होना नहीं है। पेंशन केवल एवरेज इनोवेंट और क्वालिफाइंग सर्विस के आधार पर तय होती है। किसी भी पेंशनर को स्वैत पेंशन अपडेशन का अधिकार नहीं है। यही इस मुकदमे का सबसे बड़ा कानूनी प्रश्न है। सबसे बड़ी बात है कि याचिकाकर्ताओं की जो प्रथम दलील है वो क्या है। याचिकाकर्ताओं की वरिष्ठ अधिवक्ता ने अदालत से कहा अब पूरा मामला केवल रेगुलेशन 35 की सही व्याख्या पर निर्भर करता है, ठीक है, और रेगुलेशन 35 ही हमारे पूरे केस की रीढ़ की हड्डी है, यानी सीट एंकर है। उन्होंने ये भी कहा कि हाईकोर्ट ने रेगुलेशन 35 के महत्व को सही तरीके से नहीं समझा, क्योंकि ये हाईकोर्ट में भी मैटर जा चुका था जिसमें खारिज कर दिया गया था, और हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ये लोग आए 2016 में। केवल सरकारी पत्रों के आधार पर फैसला नहीं किया जा सकता है। असली कानूनी स्वयं यानी पेंशन रेगुलेशन है और उसी के अनुसार निर्णय होना चाहिए। तो रेगुलेशन 35 पूरे केस की नींव है साथियों, और यहीं पर ये मुद्दा अटका पड़ा है। याचिकाकर्ताओं ने अदालत को बताया कि रेगुलेशन 35 में 2003 के बाद 3 के संशोधन के बाद लिखा गया, क्या लिखा है, यानी इन्होंने रेगुलेशन 35 में 2003 में संशोधन किया है। 35 पैराग्राफ 1 इसमें लिखा है, क्या लिखा है, बेसिक पेंशन एंड एडिशनल पेंशन wherever applicable shall be updated as per the formula given in appendix। तो यहाँ पर सेल का इस्तेमाल किया गया। उन्होंने विशेष रूप से 2 शब्दों पर जोर दिया है, shall be updated। उनका कहना था कि जब कानून में shall शब्द प्रयोग किया गया है तो इसका अर्थ है यह अनिवार्य यानी मैंडेटरी है, वैकल्पिक ऑप्शनल नहीं है अगर shall का इस्तेमाल हो गया। अर्थात बैंकों के पास यह विकल्प नहीं है कि वे चाहे तो पेंशन अपडेट करें और चाहे तो ना करें। तो यहाँ पर बैंकों के हाथों से हटा लिया, ठीक है। कानून उन्हें पेंशन अपडेट करने के लिए बाध्य करता है। ये कानून बनाया है तो बैंकों को उस कानून को मानना पड़ेगा, ठीक है साथियों। सबसे बड़ी बात है कि याचिकाकर्ताओं की विस्तृत दलीलें दी गई। याचिकाकर्ताओं ने माननीय जस्टिस साहब के सामने विस्तृत दलील दी गई, बड़ी बड़ी दलील बताई गई। कौन कौन सी साथियों? रेगुलेशन 35 को 20 वर्षों से लागू ही नहीं किया गया। 20 साल हो गए भाई, तब कहाँ था। याचिकाकर्ताओं के वरिष्ठ वकील ने कहा कि रेगुलेशन 35 पिछले 2 दशकों से कानून का हिस्सा है, 20 साल से कानून का हिस्सा है, लेकिन बैंकों ने इसे कभी सही अर्थों में लागू नहीं किया। इसलिए यह मामला कोई सुविधा न्यू बेनिफिट्स मांगने का नहीं है। ये लोग चक्कर में या सुप्रीम कोर्ट या IBA कह रही है कि भैया नया इनको बेनिफिट देना है, ऐसा नहीं है, पुराना मैटर है, बल्कि यह पहले से मौजूद कानूनी अधिकार स्टेचुटरी राइट को लागू कराने का, यानी कानूनी अधिकार है उसको लागू कराना चाहिए, जो बैंक मान नहीं रही हैं। उन्होंने कहा जब कोई विनिमय रेगुलेशन कानून के तहत बनाया जाता है तो वह कानून की तरह बाध्यकारी होता है। जब तक उसे संशोधित या समाप्त ना किया जाए सभी बैंकों को उसका पालन करना ही होगा। राइट, बिल्कुल सही बात है भाई, जब कोई कानून बनना है तो वो बाध्यकारी होगा, सभी को मानना पड़ेगा। या तो आप खत्म कीजिए या उसको संशोधन कीजिए, उसको हुआ नहीं। अब साथियों सबसे बड़ी बात है कि पेंशन अपडेशन ना होने से क्या समस्या है। सबसे बड़ी समस्या मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिएगा, याचिकाकर्ताओं ने अदालत को समझाया कि बैंक कर्मचारियों का वेतन कई बार बढ़ चुका है, हर बायोमेट्रिक सेटलमेंट में वेतनमान बदल गया है, ठीक है, बेसिक पे, लेकिन पुराने पेंशनरों का बेसिक पेंशन वही की वही रही।
मैं तो नए लोगों का सब कुछ चेंज हो गया, लेकिन पुराने लोगों की वही स्थिति रही, लेकिन उनको सिर्फ डीआर मिलता रहा, उन्हें केवल महंगाई राहत यानी डीआर मिलता रहा। वकील ने कहा डीआर केवल महंगाई की भरपाई करता है लेकिन बेसिक पेंशन नहीं बढ़ाता है, जो कि गलत है। इस कारण हर वेतन संशोधन के बाद अंतर और बढ़ता गया। भाई नए वालों का तो बेसिक पे डीए में बेसिक पे में डीए जोड़ दिया जाता है, लेकिन ये पुराने जो बैंक पेंशनर हैं इनके जोड़ते ही नहीं है, जिससे उनको नुकसान हो रहा है। अदालत में दिया गया एक उदाहरण, अदालत में एक उदाहरण भी दिया गया। वकील ने एक सरल सा एग्जाम्पल दिया जिसको जस्टिस साहब समझे। मान लीजिए कोई कर्मचारी उस समय रिटायरमेंट हुआ जब उसका बेसिक वेतन 100 रुपये था, ठीक है, बेसिक पे 100 रुपये था। बाद में कई वेतन संशोधन हुए और डीए बेसिक में जोड़ दिया गया, ठीक है, नया बेसिक 300 या 400 रुपये हो गया। अब आज रिटायर होने वाले कर्मचारी की पेंशन 300 या 400 के आधार पर बनेगी, राइट, लेकिन पुराने कर्मचारी की पेंशन अभी भी 100 रुपये के आधार पर ही रहेगी। ये साथी उन्होंने जस्टिस साहब को बताया। बताइएगा इतने साल हो गए वही 100 रुपये चल रहा है, उसे केवल डीआर मिलेगा और कुछ भी नहीं मिलेगा। याचिकाकर्ताओं ने कहा यही असमानता दूर करने के लिए पेंशन अपडेशन की व्यवस्था बनाई गई थी। पुराने और नए पेंशनरों के बीच भारी अंतर, यहाँ पर साथियों पुराने और नए पेंशनरों में ये भारी अंतर है। वकील ने कहा कि जज साहब आज स्थिति ऐसी बन गई है, कई दशक पहले रिटायर हुए जनरल मैनेजर की जो पेंशन है आज रिटायर होने वाले निचले पद के अधिकारी से भी कम है। जी हाँ साथियों, कुछ मामलों में जीएम की पेंशन, एक पुराने जीएम की पेंशन आज के नए रिटायर कर्मचारियों की पेंशन से भी आधी कम है, ठीक है। उन्होंने कहा यह केवल आर्थिक कठिनाई का मामला नहीं है, बल्कि यह दिखाता है कि रेगुलेशन 35 लागू ना होने से कितनी बड़ी असमानता पैदा हो गई है। और 1993 में किया गया वादा, इन्होंने एक सरकार ने वादा भी किया था 1993 में, ठीक है। याचिकाकर्ताओं ने अदालत को 29 अक्टूबर 1993 का समझौता याद दिलाया। उन्होंने कहा जब कर्मचारियों ने सीपीएफ छोड़कर पेंशन स्कीम चुनी थी तब उन्हें आश्वासन दिया गया था केंद्र सरकार की तरफ से, बैंकों की तरफ से, ठीक है। क्या था? बैंक पेंशन योजना आरबीआई और केंद्र सरकार की पेंशन योजना के समान होगी। इनकी जो बैंक पेंशन योजना है, उन्होंने विशेष रूप से क्लॉज 12 का उल्लेख किया जिसमें पेंशन अपडेशन से संबंधित प्रावधान शामिल करने की बात कही गई थी, ठीक है। उन्होंने कहा कि बाद में यही बात रेगुलेशन 35 के रूप में कानून का हिस्सा बनी। अब यहाँ पर साथियों आईबीए ने भी सिद्धांत दिया, पेंशन अपडेशन स्वीकार किया था, यानी आईबीए ने भी सिद्धांत, यानी मौखिक, रिटर्न नहीं, बल्कि उस समय आईबीए ने भी माना था हाँ पेंशन अपडेशन होना चाहिए, ये बात सही है। तो अब भाई आईबीए क्यों मुकर रही है? याचिकाकर्ताओं ने कहा कि बाद की बैठकों और चर्चाओं में आईबीए ने पेंशन अपडेशन के सिद्धांतों को स्वीकार किया था। मीटिंग की कार्रवाई में इसका उल्लेख है, कई पत्रों में भी इसका समर्थन मिलता है। इसलिए विवाद यानी कि पेंशन अपडेशन हो सकती या नहीं हो सकती, विवाद केवल इतना है कि रेगुलेशन 35 को पूरी तरह लागू किया जाए या ना किया जाए, इस पर मैटर है कि पूरी तरीके से लागू हो या ना हो 35, इसी पे साथियों मैटर चल रहा है। अब देखिएगा साथियों, याचिकाकर्ता ने अदालत के सामने यह स्थापित करने का प्रयास किया क्या कि रेगुलेशन 35 एक वैधानिक और बाध्यकारी प्रावधान है जिसे बैंकों को, आईबीए को, केंद्र सरकार को मानना पड़ेगा। बैंक 20 वर्षों से इसे लागू नहीं कर रहे, जो कि गलत है। इससे पुराने और नए पेंशनरों के बीच एक बहुत बड़ा अंतर पैदा हो गया, उनको सैलरी को लेके, उनकी पेंशन को लेके, ठीक है साथियों। और उन्होंने कोई नई सुविधा नहीं मांगी, बल्कि अपनी ही पुरानी सुविधा को मानने की बात कही है कि भैया बैंक माने, जो हमें जो कानून है उसको तो माने ही कम से कम, हम कोई नई चीज नहीं मांग रहे। अब देखिए साथियों, अब पेंशन फंड और वित्तीय फंड पर याचिकाकर्ताओं की दलील है। पेंशन फंड कितना है और वित्तीय फंड कितना, उस पर याचिकाकर्ताओं ने क्या बात कही है, देखिएगा। याचिकाकर्ताओं ने अदालत को ध्यान इस ओर दिलाया कि पेंशन का भुगतान बैंकों के सामान्य खर्च से नहीं होगा, बैंक के जो सामान्य खर्च हैं रेवेन्यू उससे नहीं होगा, बल्कि एक अलग से पेंशन फंड होता है इसका, उससे होगा। देखिएगा, रेगुलेशन 3 पेंशन फंड की स्थापना हुई। याचिकाकर्ताओं ने रेगुलेशन 3 के अनुसार प्रत्येक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के लिए अलग पेंशन फंड बनाना अनिवार्य है। यह कोई स्वैच्छिक ऑप्शनल फंड नहीं, बल्कि कानून द्वारा बनाया गया फंड है। इसका उद्देश्य केवल पेंशन का भुगतान करना है। रेगुलेशन 7 क्या कहता है? पेंशन फंड में पैसा कहाँ से आता है? देखिएगा साथियों,
अदालत को बताया गया कि पेंशन फंड में मुख्य रूप से पैसा आता है कर्मचारियों के सीपीएफ से ट्रांसफर होकर, यानी सीपीएफ से स्थानांतरित जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है उससे आता है, बैंकों के वैधानिक योगदान यानी स्टैट्यूटरी कंट्रीब्यूशन से आता है, और फंड के निवेश यानी इन्वेस्टमेंट से होने वाली आय से आता है। जो भी कुछ है वो आता है। आवश्यकता पड़ने पर बैंकों द्वारा किए गए अतिरिक्त योगदान से भी ये पेंशन फंड बनता है। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि यह फंड पहले से ही पेंशन भुगतान के लिए बनाया गया है। और रेगुलेशन 11 क्या कहता है, यदि फंड कम पड़े तो क्या होगा। याचिकाकर्ताओं ने रेगुलेशन 11 का भी हवाला दिया। उन्होंने कहा समय समय पर एक्चुअल वैल्यूएशन यानी मूल्यांकन किया जाता है, एक्चुअल जो इसका वैल्यूएशन किया जाता है। यदि किसी बैंक के पेंशन फंड में कमी पाई जाती तो बैंकों को अतिरिक्त राशि जमा करना कानूनन अनिवार्य है। इसलिए साथियों, पेंशन फंड में पैसे की कमी रेगुलेशन 35 लागू ना करने का कानूनी आधार नहीं बन सकता, क्योंकि आईबीएस शुरुआत से ही कह रहा है कि 95,000 करोड़ रुपए का हमारे ऊपर बोझ पड़ेगा, जो कि गलत है। सबसे बड़ी बात है, अदालत के सामने रखे गए वित्तीय आंकड़े। देखिएगा साथियों, यहाँ पर वित्तीय आंकड़े भी रखे गए। याचिकाकर्ता ने अदालत के सामने निम्न आंकड़े रखे। 31 मार्च 2025 तक सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का कुल पेंशन फंड लगभग 4.56 लाख करोड़ है, यानी कि 4.5 लाख करोड़ रुपया इनके पास पेंशन फंड है। और वर्तमान में इसकी अनुमानित जो आकार अब हो गया है वो लगभग 5 लाख करोड़ हो गया है। ये साथियों 31 मार्च 2025 का था, अब चल रही है आपकी जुलाई 2026। तो लगभग 5 लाख करोड़ रुपए इनके पास हो गया है पेंशन फंड, इनका कॉर्पस फंड। प्रतिवर्ष पेंशन भुगतान का लगभग 38,000 करोड़ रुपया खर्च होता है। बस साल में सरकार को, आईबीए को 38,000 करोड़ रुपए खर्च करना पड़ता है पेंशन फंड से। यदि पेंशनरों का पेंशन अपडेशन किया जाए तो अतिरिक्त खर्च लगभग 4,000 से 5,000 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष पड़ेगा, बस अगर अपडेशन हो जाता है तो। अब सबसे बड़ी बात है कि पैसों की कमी वाला तर्क गलत है, ये भी उन्होंने कहा। याचिकाकर्ता को कहना यदि पेंशन फंड लगभग 5 लाख करोड़ है तो सिर्फ 4,000-5,000 करोड़ का अतिरिक्त खर्च करना कोई असंभव बोझ नहीं है, क्योंकि साथियों इसमें जो ब्याज है वो ब्याज ही करोड़ों में आती है। या साथियों, उन्होंने कहा यह कुल फंड का बहुत छोटा हिस्सा है, इसलिए वित्तीय कठिनाई का तर्क टिकता नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण कानून जो दलील है, याचिकाकर्ताओं ने अदालत से कहा है कि यदि रेगुलेशन 35 वास्तव में पेंशन अपडेट करने का आदेश है तो पैसों की कमी कानून को निष्प्रभावी नहीं कर सकते। यहाँ साथियों, उन्होंने स्पष्ट कहा यदि सरकार कोई नई योजना शुरू करती है तो खर्च पर विचार हो सकता है, लेकिन यदि कानून पहले से मौजूद है तो खर्च का बहाना बनाकर उसे लागू करने से इनकार नहीं किया जा सकता। यानी उनका मुख्य जो तर्क था वो था, हम कोई सुविधा नहीं मांग रहे, कोई नई चीज़ नहीं मांग रहे, बल्कि पहले से बने कानून को लागू करने की मांग कर रहे हैं। जी हाँ साथियों, सबसे बड़ी बात, इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने क्या पूछा, देखिएगा। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने भी बात पूछी, कुछ बातें पूछी। क्या क्या? सुनवाई के दौरान जस्टिस साहब ने कई महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे। यदि रेगुलेशन 35 की आपकी व्याख्या सही मानी जाए तो क्या पूरा विवाद समाप्त हो जाएगा? यहाँ साथियों ये पूछा गया। और क्या अपेंडिक्स फर्स्ट आज भी हर वेतन संशोधन के बाद लागू हो सकता है? और क्या वास्तव में 2003 के संशोधन से पहली वाली सीमा वास्तव में हट गई थी? यहाँ साथियों, याचिकाकर्ताओं ने उत्तर दिया यस, मतलब इनकी तरफ से हो गई यस। जो जस्टिस साहब ने जो बातें पूछी, फिर से मैं बोल रहा हूँ, यदि रेगुलेशन 35 की आपकी व्याख्या सही मानी जाए तो क्या पूरा विवाद समाप्त हो जाएगा? जिस साहब पहले ही से सोच के बैठे हैं, इन्होंने कहा याचिकाकर्ता ने यस। क्या अपेंडिक्स फर्स्ट आज भी हर वेतन संशोधन के बाद लागू हो सकता है? उन्होंने कहा यस। क्या 2003 के संशोधन से पहले वाली सीमा वास्तव में हट गई थी? यस। तो याचिकाकर्ताओं ने उत्तर दे दिया यस। उन्होंने कहा यदि अदालत रेगुलेशन 35 की उनकी व्याख्या स्वीकार कर लेती है तो अधिकांश विवाद स्वयं ही समाप्त हो जाएगा, फिर ये केस ही नहीं रहेगा, क्योंकि सबसे बड़ी यही मैटर चल रहा है। उन्होंने ये भी कहा अपेंडिक्स फर्स्ट केवल फार्मूला बताता है, असली अधिकार रेगुलेशन 35 ही देता है। तो यहाँ पर भाग 3 का इस चरण में याचिकाकर्ताओं से 3 मुख्य बातें रखी। यहाँ पर साथियों अब मैं आपको पूरा बता दूं। याचिकाकर्ताओं ने कह दिया पेंशन फंड खूब मजबूत है, खूब ज़्यादा है, वो पर्याप्त है। पैसों की कमी जो आईबीए कह रही है कि भैया पैसों की कमी हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो सब फालतू की बात है, वो तर्क नहीं है। कानूनी रूप से ये तर्क स्वीकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि बैंकों के पास लगभग जो है आईबीए के पास 5 लाख करोड़ रुपया है इनका कॉर्पस फंड, तो ऐसे में कैसे हो जाएगा?
और रेगुलेशन 35 लागू करना बैंकों का कानूनी दायित्व है, कोई दया या रियायत नहीं है जिसको ये आईबीए कह रही हो। चलेगा साथियों, सबसे बड़ी बात है, अब ये तो हो गया इनका याचिकाकर्ताओं की विस्तृत हो गई दलील। अब पेंशन अपडेशन ये ठीक है, अब आईबीए और केंद्र और बैंकों की क्या दलीलें रही ये भी जान लीजिए। आईबीए ने और बैंकों ने, केंद्र सरकार ने क्या दलील दी देखिएगा। अब अदालत ने प्रतिवादियों रेस्पोंडेंट्स की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ने अपनी दलीलें रखी। ध्रुव मेहता जी ने कहा, उन्होंने सुनवाई में कहा याचिकाकर्ता रेगुलेशन 35 को अलग थलग पढ़ रहे हैं जबकि पूरे पेंशन रेगुलेशन को एक साथ पढ़ना चाहिए। उनका कहना था कि किसी एक रेगुलेशन को अलग निकालकर इसका अर्थ नहीं लगाया जा सकता। बैंक पेंशन योजना की पृष्ठभूमि में उन्होंने बताया, प्रतिवादियों ने बताया 1995 से पहले बैंक कर्मचारियों को मुख्य रूप से मिलता था सीपीएफ, ठीक है, और ग्रेजुएटी मिलती थी। बाद में 1993 के समझौते के बाद पेंशन स्कीम लागू हुई। जो कर्मचारी पेंशन स्कीम में आए उनको एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन पेंशन फंड में स्थानांतरित किया गया। उन्होंने कहा यह योजना सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशन स्कीम जैसी नहीं है, ये क्या है उन्होंने, और केवल पेंशन रेगुलेशन तय होगी। बैंकों के वकील ने कहा किसी भी कर्मचारी की पेंशन तय होती है, कैसे होती है, सेवा अवधि यानी क्वालिफाइंग सर्विस देखी जाती है, एवरेज एमोलमेंट्स देखा जाता है, औसत वेतन देखा जाता है और पेंशन फॉर्मूला देखा जाता है। इन 3 बातों पर यह आधार होती है, पेंशन तय होती है। उन्होंने ये भी कहा कहीं भी यह नहीं लिखा है कि हर वेतन संशोधन के बाद पुराने पेंशनों की पेंशन भी स्वयं बदल जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसका रेगुलेशन 35 की सीमित भूमिका, यह उनकी सबसे महत्वपूर्ण दलील थी। किसकी थी? ये ध्रुव मेहता की थी, जो आईबीए की तरफ से वकील थे, केंद्र सरकार की तरफ से जो भी वकील थे। उन्होंने कहा रेगुलेशन 35 सभी पेंशनों के लिए नहीं बनाया गया था, यह केवल उन कर्मचारियों के लिए था जो वेतन संशोधन के समय रिटायर हुए थे। ठीक है साथियों, उनके अनुसार रेगुलेशन 35 का उद्देश्य केवल कुछ विशेष परिस्थितियों में उत्पन्न विसंगतियों को दूर करना था, इसलिए इसे यूनिवर्सल पेंशन अपडेशन का आधार नहीं बनाया जा सकता है। उसके बाद उन्होंने कहा 2003 संशोधन का क्या अर्थ है। याचिकाकर्ताओं का कहना था 2003 के बाद सभी रेस्ट्रिक्शन हट गई है, लेकिन इन्होंने जो बात कही ध्रुव ये मेहता ने कहा ऐसा बिल्कुल नहीं। उन्होंने कहा 2003 में केवल भाषा ड्राफ्टिंग बदली गई है, कानून का उद्देश्य नहीं बदला गया, यानी भाषा बदल दी गई, कानून का उद्देश्य वही है। ठीक है, उसका वेयर एवर एप्लीकेबल का अर्थ क्या है, तो यहाँ पर बैंकों ने विशेष रूप से इस शब्द पर जोर दिया था, वेयर एवर एप्लीकेबल। उन्होंने कहा यदि सभी पेंशनों को पेंशन अपडेशन देना होता तो यह शब्द लिखने की आवश्यकता ही नहीं थी, यानी वेयर एवर एप्लीकेबल का अर्थ है रेगुलेशन 30 पर केवल वही लागू होगा जहां कानून पहले से उसे लागू मानता है। यानी कि उनका कहना है वेयर एवर एप्लीकेबल का अर्थ ये है रेगुलेशन 35 केवल वहीं लागू होगा जहां कानून पहले से उसे लागू मानता है। तो यहाँ पर फिर बात हुई कि अपेंडिक्स फर्स्ट क्या है, स्वयं का अधिकार नहीं देता। उन्होंने कहा अपेंडिक्स फर्स्ट केवल एक फार्मूला है, वह किसी को अधिकार नहीं देता है। पहले यह साबित करना होगा कि रेगुलेशन 35 उस व्यक्ति पर लागू होता है या नहीं, तभी अपेंडिक्स फर्स्ट लागू होगा। और उसके साथियों हर नया रिटायर व्यक्ति अधिक पेंशन क्यों पाता है, ये भी बात थी ना कि भैया उनकी पेंशन बढ़ रही है, हमारी क्यों नहीं बढ़ रही है। तो बैंकों ने कहा जो कर्मचारी रिटायर होता है उसका वेतन पहले से अधिक होता है, इसलिए उसकी पेंशन भी अधिक होती है। यह बिल्कुल स्वाभाविक है। इसका अर्थ यानी कि पुराने पेंशनरों की पेंशन भी बदलनी पड़े। अब यहाँ पर वेतन संशोधन और पेंशन अपडेशन की अलग बात है, उन्होंने ये भी दलील दी। उन्होंने कहा पे रिवीजन और पेंशन अपडेशन 2 अलग अलग चीज़ें हैं। पे रिवीजन होता है बायोमेट्रिक सेटलमेंट जॉइंट नोट से, लेकिन पेंशन केवल रेगुलेशन से तय होती है। इसलिए वेतन बढ़ने का अर्थ यह नहीं कि पेंशन भी बढ़े। और सेंट्रल गवर्नमेंट और आरबीआई से तुलना क्यों नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि जो पेंशनर कह रहे हैं ना कि भाई आरबीआई को मिल रहा है तो हमें भी तो इन्होंने कहा कि भाई आरबीआई से आप क्यों तुलना कर रहे हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय से क्यों तुलना कर रहे हो। उन्होंने दलील दी केंद्र सरकार की पेंशन सरकारी बजट से दी जाती है, लेकिन बैंकों की पेंशन पेंशन फंड से दी जाती है, इसलिए दोनों योजनाओं की तुलना नहीं की जा सकती है। और सबसे बड़ी बात है वित्तीय बोझ की जो बात कह रही ना, 95,000 करोड़ पेंशनरों ने कहा कि 5 लाख करोड़ रुपए इनके पास है। तो यहाँ पर ध्रुव मेहता जी ने कहा, आईबीए की तरफ से जो वकील थे उन्होंने कहा यदि सभी पेंशनों की पेंशन अपडेशन कर दी गई तो पेंशन फंड पर भारी बोझ पड़ेगा। एक्चुअली स्टेबिलिटी यानी दीर्घकालीन वित्तीय संतुलन भी प्रभावित हो सकती है, यानी कि फ्यूचर में ये जो पेंशन फंड है वो खत्म हो सकता है। इसलिए खर्च को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। और
उसके बाद प्रतिवादियों की पूरी दलील इन बिंदुओं पर आधारित थी। तो यहाँ पर साथियों ये हो गया। अब सबसे बड़ी बात है, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां बैंकों से पूछे गए सवाल, ये क्या चीज है, क्या महत्वपूर्ण है, देखिएगा। यह सुनवाई का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है, क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट की पीठ बेंच ने दोनों पक्षों से सीधे सवाल किए। अदालत ने अभी कोई अंतिम राय नहीं दी है, लेकिन सभी सवालों के स्पष्ट जवाब उन्होंने मांगे हैं। रेगुलेशन 35 को बहुत गंभीरता से देख रही है अब सुप्रीम कोर्ट। रेगुलेशन 35 आखिर क्या भला है। अदालत ने कहा है कि पूरा मामला अब रेगुलेशन 35 पर टिक गया है, अब उसी पर टिका रहेगा। सुनवाई के दौरान न्यायाधीशों ने बार बार कहा कि यदि रेगुलेशन 35 की याचिकाकर्ताओं की वाली व्याख्या सही निकली तो अधिकांश विवाद स्वतः समाप्त हो सकता है। यानी उनका कहना है, अगर ये 35 वाली व्याख्या जो ये लोग कर रहे हैं याचिकाकर्ता, अगर सही निकली तो अधिकांश सब कुछ एंड हो जाएगा। ठीक है, इसलिए अदालत ने दोनों पक्षों को निर्देश दिया है कि वे मुख्य रूप से रेगुलेशन 35 की भाषा, उद्देश्य और कानूनी प्रभाव पर ही अपनी दलील दें। अब जो साथियों दलील चलेगी वो सिर्फ रेगुलेशन 35 पर चलेगी कि वैलिड है या नहीं है वैलिड है, और डीए के मर्जर पर अदालत का फोकस। पीठ ने विशेष रुचि इस बात पर दिखाई है कि हर बायोमेट्रिक सेटलमेंट डीए को बेसिक पे में मर्ज किया गया, नया वेतनमान बनाया गया, कर्मचारियों का वेतन बढ़ा। फिर अदालत ने पूछा, क्या इसका कोई लाभ पहले से रिटायर हो चुके पेंशनरों को मिला है? अगर ऐसा कुछ है तो मुझे बताइए। यही प्रश्न सुनवाई का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया है। बैंकों से पूछे गए अहम सवाल क्या क्या पूछे? अदालत ने प्रतिवादियों से यानी बैंकों से लगभग ये प्रश्न पूछे, क्या हर वेतन संशोधन में डीए वास्तव में बेसिक पे में मर्ज किया गया है, जो भी संशोधन आपने किया है? यदि हाँ, तो पुराने पेंशनरों की पेंशन में इसका प्रभाव क्यों नहीं दिखता? भैया आप जब कर रहे हो तो पुराने पेंशनरों में भी आना चाहिए प्रभाव। क्या पुराने पेंशनर आज भी उसी पुराने बेसिक पे के आधार पर पेंशन ले रहे हैं? और यदि ऐसा है तो रेगुलेशन 35 के सेल भी अपडेट शब्दों से कैसे मिलाया जाएगा? सही बात है साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने इनकी आईबीए की भैया पोल पट्टी खोल दी। इन सवालों से स्पष्ट था कि अदालत केवल शब्दों की व्याख्या नहीं बल्कि व्यवहारिक प्रभाव यानी प्रैक्टिकल इफेक्ट भी समझना चाहती थी। ठीक है साथियों, उसके बाद ड्राफ्टेड एफिडेविटी। तो टिप्पणी सुनवाई के दौरान अदालत ने बैंकों की ओर से दाखिल हलफनामे यानी एफिडेविट पर टिप्पणी की। पीठ ने कहा कि हलफनामे में पुराने समझौतों का तो विस्तृत उल्लेख है, लेकिन बाद में जो बायोमेट्रिक सेटलमेंट और डीए के बार बार बेसिक पे में मर्ज होने के प्रभाव को ठीक से नहीं समझाया गया। यहाँ पर साथियों इनका झोल निकल आया इनका आईबीए का, केंद्र सरकार का, कि पुराने तो आपने सब कुछ दे दिया, बढ़िया से समझा दिया, लेकिन उसके बाद क्या होगा ये आपने नहीं बताया। ये गलत है, आपको पूरी जानकारी देनी चाहिए अब तक की। तो यहाँ पर साथियों एफिडेविट अपीयर टू हैव बीन वेरी क्लैरिटी ड्राफ्टेड, अर्थात अदालत को लगा कि हलफनामा इस तरह तैयार किया गया कि मुख्य मुद्दे का स्पष्ट उत्तर नहीं दिया गया। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने मुँह पे कह दिया कि भैया तुम जो एफिडेविट दे रहे हो वो अपने फायदे के अनुसार भाषा लिख रहे हो और यहाँ पर इन लोगों की बात ही नहीं कर रहे हो। ध्यान रहे कि यह अंतिम निष्कर्ष नहीं है साथियों, बल्कि सुनवाई के दौरान एक मौखिक टिप्पणी थी। अदालत ने नया हलफनामा दाखिल करने की अनुमति दी है। इन सवालों के बाद बैंकों ने समय मांगा है ताकि एक अतिरिक्त हलफनामा यानी एडिशनल एफिडेविट दाखिल कर सके। अदालत ने उन्हें अनुमति भी दे दी है। पहले 5 अगस्त सुनवाई हो रही थी, लेकिन बैंकों ने कहा थोड़ा काम बढ़ा है तो उसको 12 अगस्त किया गया। इस नए हलफनामे में इस जो नया एफिडेविट होगा, बैंकों से अपेक्षा की गई कि वे स्पष्ट करें प्रत्येक बायोमेट्रिक सेटलमेंट डीए का क्या हुआ ये बताना पड़ेगा, डीए के बेसिक पे में मर्ज होने का पुराने पेंशनों का क्या प्रभाव पड़ा ये भी बताना पड़ेगा, और रेगुलेशन 35 की उनकी व्याख्या क्या है, किस तरीके से आप देखते हो रेगुलेशन 35, वे बिहार में पेंशन स्कीम कैसे लागू कर रहे हैं। अदालत का झुकाव किस ओर देखा गया, सबसे बड़ी बात है। देखिएगा, जो डॉक्यूमेंटल के आधार पर इतना कहा जा सकता है कि अदालत ने किसी पक्ष के पक्ष में अंतिम राय नहीं दी है, लेकिन उसने रेगुलेशन 35 2003 संशोधन और डीए मर्जर को सबसे महत्वपूर्ण कानूनी मुद्दे के रूप में चिन्हित किया है। अदालत ने बैंकों से कई कठिन प्रश्न पूछे और अतिरिक्त स्पष्टीकरण मांगा। इसका मतलब यह नहीं कि मामला किसी एक पक्ष में तय हो गया, बल्कि यह है कि अंतिम निर्णय से पहले अदालत सभी कानूनी और तथ्यात्मक पहलुओं को स्पष्ट करना चाहती है। तो यहाँ पर साथियों अब देखते क्या होता है। और साथियों ये बड़ा बात है कि निश्चित ही साथियों अदालत अब कुछ ना कुछ करने के मूड में है, और यहाँ तक मुझे 100% साथियों ये पेंशनरों के हक में ही पूरा का पूरा ये फैसला आने वाला है। फिलहाल साथियों आप मुझे कहाँ से देख रहे हो ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। धन्यवाद साथियों।